अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। हम क्वांटम नंबर को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे। और जो अगले दो क्वांटम नंबर हैं वो भी जिस तरह ज़रूरी है वो बातें हम उसमें से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो अगला क्वांटम नंबर है वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, हमें क्या इन्फो देता है, वो तो वैसे भी हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने मेटल क्वांटम नंबर के कुछ ओरिजिन के बारे में बात की, तो ये आए कहाँ से वो भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन चलो 2 मिनट में उसको जल्दी जल्दी डिस्कस भी कर लेते हैं। ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, उसमें जो हमारे पास लाइंस थे, उस लाइंस को जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर वाले से, क्या जी, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तो आपको मैंने बताया था कि उसमें आपको स्पेक्ट्रल लाइंस, मज़ीद फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आ रहे थे। सही, क्या था? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। इसको जब देखा गया हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से, तो मैंने आप लोगों को बताया था उस लेक्चर में कि उससे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना वो नज़र आ रहे थे। आगे क्या किया गया? अगर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इसको पास किया गया किसी से, मैग्नेटिक फील्ड से। इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया। जब भी पास किया गया तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे जिसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया are further divided into fine spectral lines। मतलब मज़ीद छोटे छोटे बारीक बारीक लाइंस में ये क्या हो गए? डिवाइड हो गए, कन्वर्ट हो गए, डिवाइड हो गए। और उसी फाइन स्पेक्ट्रल लाइन से जो है ना ये अखज़ किया गया कि जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइंस थे ना, वो जिसमें ना वाइट लाइंस, तो उससे अगर उन लोगों ने शेल का कॉन्सेप्ट निकाला था और उसी लाइंस को जब फर्दर स्प्रेड किया गया, देखा गया, जूम किया गया रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से, तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आए। और इससे इन लोगों ने, मैंने कहा था, सब शेल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिया था। इसका सब शेल का कॉन्सेप्ट। और जब इसी लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया और उसमें आपको मज़ीद फाइन स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आ गए, तो इन्हीं फाइन स्पेक्ट्रल लाइन से उन लोगों ने किसका कॉन्सेप्ट निकाला? ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट निकाला। कि फिर उन लोगों ने कहा कि जी अगर एक न्यूक्लियस है, यानी एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल है, तो वो सिर्फ एक शेल नहीं है बल्कि उसके अंदर सब शेल भी मौजूद है और उसके अंदर ऑर्बिटल भी मौजूद है। फिर वो लोग कह रहे थे अगर एक इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो शेल में ही मौजूद होगा, वो सब शेल में मौजूद हो सकता है। फिर लोगों ने कहा कि जी सब शेल के बाद तो ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि जी अगर सब शेल है तो उसमें ऑर्बिटल्स भी है, तो ऑर्बिटल्स में भी जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक ऐसा सिंप्लीफाई किया गया अभी तक कि शेल है, शेल में सब शेल है और सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल्स है। यही वो रीजन है जहाँ पे जो है ना वो कहा गया कि जी आपके पास जो रीजन हो सकता है वो ऑर्बिटल ही हो सकता है। और ये थर्ड क्वांटम नंबर था जो हमें किसके बारे में बता रहा होता है? ऑर्बिटल के बारे में बता रहा होता है। और इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि असल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे उसको मैग्नेटिक फील्ड से जो है ना वो पास किया गया और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर इसको क्यों कहते हैं? क्वांटम नंबर आपको पता है, क्वांटम नंबर एड्रेस बता, लेकिन क्वांटम का मतलब है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है और एटम का जितना भी कम्प्लेक्स बिहेवियर है ना वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका इतना बिहेवियर कम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इंतहाई कम्प्लेक्स होता है। इसलिए क्वांटम का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सही, तो ये असल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिकॉज ऑफ द
passing of the spectral lines through the magnetic field and the conversion of the spectral lines into fine spectral lines, इसको जो है ना फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। अंडरस्टूड है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसको क्यों कहा जाता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m स्मॉल l। इसको ml से रिप्रेजेंट, ब्रैकेट में भी जा जाती है, कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, ml से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, m तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l जो है ना वो इसमें असल में प्रिंसिपल क्वांटम जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ ऑफ m है ना, ml, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम में यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये डिपेंड्स कर रहा होता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी एल पे डिपेंड कर रहा होता है। कैसे? इधर देखें, एम एल हमारे पास बराबर होता है -l 0 + l के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -l 0 + l के बराबर होता है। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी याद रखें, 0 +- 1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी बेटा याद रखें कि ईच वैल्यू ऑफ m जो है, यानी ml जो है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो हर एक वैल्यू है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। वो 0 भी हो तब भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, वो 1 भी हो तब भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, वो +1 भी हो तब भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, वो -1 भी हो तब भी वो किसको? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखें, ग्रेटर द वैल्यूज़ ऑफ ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ईच वैल्यू ऑफ, मैं समझाऊंगा बात, वैल्यू ऑफ l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बेटा ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट रेस्पेक्टिव सबशेल। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल देके हम समझते हैं कि कहना ये क्या चाह रहे हैं कि अगर आपके पास जितने ज़्यादा नंबर होंगे ml के, जितने ज़्यादा वैल्यूज आपके पास ml के होंगे एक रिस्पेक्टिव l की वैल्यू के लिए, क्योंकि हमने l को यहाँ पे पुट करना है, तो उतने ही ज़्यादा आपके पास उसी सब शेल में जब l की एक वैल्यू होगी तो वो असल में एक सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और वो जब एक सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा तो सब शेल जाके फिर उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको रिप्रेजेंट करेगा। चले, वो तो बातें सिंपल है, वो वैसे भी डिस्कस करेंगे। ये भी ज़रा याद रखें कि ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, कि ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैंने पहले भी इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होता है। वो कभी एक्स एक्सिस में घूम रहा होता है, कभी वाई एक्सिस में घूम रहा होता है, कभी जेड एक्सिस में घूम रहा होता है, कभी एक्स वाई के बीच में घूम रहा होता है, कभी वाई एक्स के बीच में घूम रहा होता है, कभी ऊपर जेड स्क्वायर के ऊपर जो है सारा घूम रहा होता है। तो वो उसकी ओरिएंटेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है। इसलिए ये जो
आपके पास ऑर्बिटल हैं, ये असल में आपको ऑर्बिटल ओरिएंटेशन यानी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा होता है कि कौन सा कहाँ पे एक्स में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, जेड एक्स में भी हो सकता है, इस तरह भी रिप्रेजेंट करा होता है। चले एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास सपोज करें अगर आपके पास L इज इक्वल टू 0 हो तो ML जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए आपके पास को पता है कि ये -L 0 प्लस L है, तो 0 0 एंड 0 प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है कि ML इज़ इक्वल टू क्या जी 0, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू आ रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो ये 1 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। कितने ऑर्बिटल को, एक ऑर्बिटल को। अब आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास L इज इक्वल टू 0 हो तो सब शेल कौन सा होगा। आपको पता है कि सब शेल कौन सा है, S है। इसका मतलब ये है कि S सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल है। याद रखें कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि L आपके पास कितना है जी, L आपके पास 1 है, तो अगर L 1 हो तो ML जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, वो आपके पास -1 0 एंड +1 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास कितने वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ है, इसलिए इसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर आपके पास, आपको पता है कि अगर L आपके पास 1 हो तो ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, कौन से को, ये आपको पता होना चाहिए। P सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को नहीं करता, P सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब P सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो अगर L की वैल्यू 1 हो तो M की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि P सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये भी ज़रा बेटा अपने जहन में रखें, ये भी याद रखें कि S जो सब शेल होता है यानी S का जो ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, सही है ना। वो हर डायरेक्शन में जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूम सकते हैं क्योंकि वो स्फेरिकल होता है। लेकिन अगर हम P के देख लें तो P को आपको पता है कि अगर इस तरह का शेप है तो ये Px है, अगर इस तरह का शेप है तो ये Py है, अगर इस तरह का है तो ये क्या है, Pz है। लेकिन यहाँ देखें आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें ये जो -1 है ये इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, 0 जो है वो भी इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, +1 जो है वो भी इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैंने कहा ओरिएंटेशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो वो x एक्सिस में घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो वो y एक्सिस में घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो वो z एक्सिस में घूमेगा। इसलिए ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में भी बता रहा होता है। सिंपल सी बात है, ये सही है जी। यानी -1 इसमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, 0 भी और इसमें भी एक। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी अगर मेरे पास L इज़ इक्वल टू 2 हो, शाबाश, तो M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 से स्टार्ट करें, -2 -1 0 +1 एंड +2। शाबाश, कितने वैल्यूज़ हैं, मैंने क्या कहा था, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। कितने, 5 है, तो इसका मतलब है कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल। अब देखें, बताएं, शाबाश, जब L इज इक्वल टू 2 हो तो कौन सा सबशेल हो सकता है, D हो सकता है। कितना हो सकता है, D सबशेल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि D सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। और इसकी अपनी है dxy, dyx, dxz, dx² y² dz², इसके नाम है। ये भी जब शेप ऑर्बिटल हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे वैसे भी इसकी बात करेंगे, लेकिन ये इसके नाम है, सही है। इसमें एक ऑर्बिटल -2, एक ऑर्बिटल -1, 0 +1 +2 इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। प्लस माइनस का ये मतलब नहीं है कि ये कोई और, बस साइन है रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सही ना। इसी तरह अगर आपके पास L इज़ इक्वल टू 3 हो तो ये F सब शेल होगा, क्या होगा, F सब शेल होगा। और उसके लिए जो
एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसके लिए जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होंगी वो 7 होंगी। इसका मतलब ये है कि कितने ऑर्बिटाल होंगे आपके पास, 7 ऑर्बिटाल होंगे आपके पास। ये आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है, ठीक है जी। ये आपको सब शेल के बारे में बता रहे थे, कितने सब शेल किसी चीज़ में हो सकते हैं, ओरिएंटेशन भी इसके डिफरेंट हो सकते हैं, सही है। अब ये एक और बात भी अपने जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच ऑर्बिटाल जो है कैन accommodate maximum of 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकता। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलो ये बात में भूल गया था, मैं बता भी दूँ। इसको ना आप ऐसे भी, चलो यहाँ से स्टार्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, जैसा मैंने कहा था, +-1 +-0 +-1, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 +-1 +-2, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर वो पूछा जाए तब आप लोगों से। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, और इसको अगर दूसरे अल्फाज में लिखें तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को जो ना थोड़ी सी याद रखनी है इसके लिए, सही है। अच्छा, ये तो वही बात इसकी। अब अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा कोई फार्मूला भी है जिसमें हम जो है ना वो बता सकते हैं कि जी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच शेल। सब शेल की बात नहीं करते, सब शेल का तो हमने बता दिया ना, सब शेल का तो बहुत सिंपल है। सब शेल का तो यही है कि अगर आपके पास L=1 हो, यानी P सब शेल हो, तो इसमें 3 है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये है 2n2, यानी 2l+1, ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। कौन सा? ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। इधर देखिए ज़रा, मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें MCQs भी आते हैं। अगर n आपके पास 1 हो तो l क्या होता है? 0, सही है। तो अगर l 0 है तो m भी क्या है? m भी आपके पास क्या है? 0। इसका मतलब ये है कि पहले शेल में एक ही सब शेल है और उस एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। बात समझ आ रही है? इधर देखो ज़रा, अगर मैं l की जगह 0 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो 1 का मतलब कि फर्स्ट शेल में आपके पास एक ही क्या है? ऑर्बिटल है। क्या है? एक ही ऑर्बिटल है। और एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उस एक ही ऑर्बिटल मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा कि पहले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, बताने कि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इधर देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि जी मेरे पास सेकंड शेल है, जी सेकंड है, तो अगर n=2 हो तो l क्या होता है? 1। ये याद रखना होगा। और m की वैल्यूज़ क्या होती हैं? बताए शाबाश। m की वैल्यूज आपके पास 3 होती है। 3 का मतलब -1 0 +1, यानी कितनी? 3 वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि देखें, अगर n=2 है, n= क्या है? 2 है, और l=1 है, तो इसका मतलब है कि p है ना। p क्या है? p। ये इसका मतलब है कि ये आपके पास मैंने आपको क्या फार्मूले में पुट किया तभी पता चलेगा। 2 1 +1 = आंसर क्या आता है? 3। इसका मतलब है कि n=2 हो तो आप याद करें कि l जब n=2 था तो वहाँ पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये लिखा था कि अगर l आपके पास क्या हो, n=2 हो, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 और 1 आ सकती है। क्या आ सकती हैं? 0 और 1 आ सकती है। तो इसका मतलब ये कि एक तो 0 है, 0 में तो एक ऑर्बिटल आपके पास आ गया, लेकिन अगर 1 हो तो कितने ऑर्बिटल आ गए? 3 ऑर्बिटल आ गए। इसका मतलब ये है कि 3 + 1,
तो कितने ऑर्बिटाल हो गए आपके पास? 4 ऑर्बिटाल हो गए। कहना क्या चाह रहा हूँ कि सेकंड शेल में चूँकि आपके पास 2 सब शेल होते हैं, याद रखें क्या, 2 सब शेल होते हैं। एक आपके पास एस सब शेल भी होता है और एक आपके पास पी सब शेल भी होता है। एस सब शेल में 1 ऑर्बिटाल होता है, ऊपर हमने बताया, और पी का भी हमने बताया। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटाल होते हैं। तो 3 + 1 = 4, यानी टोटल ऑर्बिटाल कितने हुए? टोटल ऑर्बिटाल आपके पास 4 हो गए। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि जी हमें अब थर्ड शेल का बता दें, तो थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस, पी एंड डी। याद रखें, एस में 1, पी में 3 और डी में 5। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए जी तकरीबन 8 एक ऑर्बिटाल जो है ना वहाँ पे आपके पास आएंगे। सही है, 9 शायद आएंगे। लगा देख भी लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, फिर चीज़ें जो है ना वो वाइंड अप करते हैं। अगर आपके पास n = 3 हो तो याद रखें L2 होता है और m की जो वैल्यूज़ है वो तकरीबन 5 हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि +2 -2 -1 0 +1 एंड +2, ये 5 आ जाती है। ठीक है, तो 4 उसमें और 5 यहाँ पे, तकरीबन कितने ऑर्बिटाल आते हैं? 9 ऑर्बिटाल आते हैं। याद रखें, इधर देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जब आपके पास थर्ड शेल हो तो थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इसमें 1 ऑर्बिटाल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटाल होते हैं और इसमें कितने होते हैं? इसमें 5 ऑर्बिटाल होते हैं। तो अगर इनको आप ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 9 ऑर्बिटाल। मतलब थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटाल आ गए? 9 ऑर्बिटाल आ गए। ये आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे सीख लेना है। सही, ये तो थे कुछ आपके पास बेसिक चीज़ें अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये बातें जो है ना मुझे लगता है कि ये मोर देन जो है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा जो है ना इसमें बातें अगर कोई करता है तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा, इसलिए इतनी बातें जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है। चले अब आखिरी क्वांटम नंबर, उसमें बातें ज़्यादा हम नहीं करेंगे। किताबी बातें बहुत हैं, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको ज़रा आप लोगों ने सुनना है। बहुत सारे जो है ना वो आपको डिटेल में जाके वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने डिटेल में नहीं जाना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। सही है, बस आप लोगों ने जो बातें यहाँ पे हैं वो आप लोग याद रखनी है, ये आप लोगों के लिए बहुत होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर, बस ये आपने बताना है इसमें कि इलेक्ट्रॉन, वो लोग कह रहे थे कि जी इधर देखें कहाँ से इसका आया क्वांटम नंबर। इन लोगों ने कहा कि जी आपने हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये बताया। ज़रा सुनने में सिंपल बातें करता हूँ, मुश्किल बातें नहीं करूँगा, और ना मैं ये कोई किताबी बातें भी नहीं करूँगा। सही है, और ना साइंटिफिक बातें करूँगा, सिंपल बातें बताऊँगा। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने एक लाइन पढ़ी और उसमें हमने कहा कि ईच ऑर्बिटाल जो है, ईच ऑर्बिटाल कैन अकोमोडेट, वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इधर देखिए बहुत सिंपल बात है। सपोज करें आपके पास ये एक ऑर्बिटाल है ये, और इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सवाल आप लोग इससे पूछ सकते हैं, आप लोग से पूछ सकते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक दूसरे को तो रिपेल करने चाहिए, कर सकते हैं रिपेल। तो कहते हैं कि हाँ रिपेल तो करनी चाहिए, लेकिन इस रिपेल्जन के कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कौन आया? स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए मैं सिंपल बातें बता रहा हूँ, किताबी बातें नहीं बता रहा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने कहा कि हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन जब 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं और वो भी इतने स्पेस में कि वो आप अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्जन के कंसेप्ट को दूर करने के लिए, इस रिपल्जन के वो मसले को दूर करने के लिए
स्पिन क्वांटम नंबर आया और स्पिन क्वांटम नंबर ने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन सेम ऑर्बिटल जो होता है, सेम ऑर्बिटल, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, चलो मूव नहीं लिखते हैं, रिवॉल्व करेगा आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर एक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, लाइक इधर देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे घूमेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये आपके पास कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का पता है, जिस तरह घड़ी के जो ये सुएं होती हैं वो जिस तरह सर्कुलेट कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, इस तरह इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। अगर है तो ऐसे भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो दोनों में, ये भी अगर कोई लिखता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो भी ठीक होगा, ये भी लिखता है तो वो भी क्या होगा, तो ठीक होगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो फिर कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो देखें, यानी अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन किस तरह रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और जब ये दोनों ऐसे रोटेट करते हैं तो ये किसको कम कर देते हैं, ये मिनिमाइज़ कर देते हैं, किस चीज़ को, रिपल्जन को। क्या जी, मिनिमाइज़ कर देते हैं किस चीज़ को, रिपल्जन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने बातें याद नहीं रखनी। किताबों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो ज़रूरी नहीं है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से आया। इसका मतलब यही होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, सही। और एक और बात भी आपने यहाँ पे जहन में रख लेनी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक तो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है और एक अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्स के अराउंड में क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक। इसमें ज़्यादा बातें ना करेंगे और ना इसकी कोई ज़रूरत है। ये थे हमारे पास सारे के सारे जो है ना वो चारों के चारों क्वांटम नंबर। चले, इस चारों क्वांटम नंबर पे मैं भूल गया था, मुझे बताना चाहिए था आप लोगों को कि इन चारों क्वांटम नंबर पे अब हम 3-4 MCQs करेंगे ताकि आपके जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाए, सही ना। तो MCQs करने के लिए आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपने पास जो है ना वो नोट करनी होगी, सही है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको भी नोट किया होगा। तो जो चीज़ें आप लोगों ने जो है ना वो नोट करनी है, MCQs मैं कुछ बताता हूँ कि इससे कैसे MCQs आ सकते हैं। MCQs इससे बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपने पास नोट करनी है, वो नोट करें। फिर MCQs 2 करते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। बस ये 3-4 MCQs हैं, उसको आप लोग देख लें और फिर आप लोगों की छुट्टी, फिर आप लोग जा सकते हैं, सही। चले जी, कुछ बातें उससे पहले नोट करें। क्या नोट करना है, अगर देखें, अगर n = 1 हो तो आपको पता है L क्या होने चाहिए, 0। ml क्या होना चाहिए, ml आपके पास क्या होना चाहिए, ml जो है वो आपके पास, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, वो मुश्किल नहीं लिख रहा, 0 हो सकता है। और ms जो है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर, ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, सही ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको लिखे +½ यानी क्लॉकवाइज, ये क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और आप इसको -½ यानी एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, सही ना। क्योंकि हम जब क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करेंगे तो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख देना है। दूसरी बात आप लोगों ने ये भी लिख देना है कि n = 2 हो तो L क्या होगा, 1। ml जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, 0, मैंने बताया, ±1। और यहाँ पे भी ms जो है वो भी आपके पास +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी बात कर लें कि n = 3 तो L = 2
तो ml जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 ±1 ±2, और जो ms है दोबारा +½ या -½ +½ का मतलब क्लॉकवाइज, -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग उधर जाके देख ले, इधर लास्ट वन, n = 4 तो l = 3, ml = 0 ±1 ±1 ±2 +-3, और ms फिर +½ या -½ ये आप लोगों ने याद रखना है। चले इस चीज़ को ऊपर को देख के हम कुछ MCQs जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। पहला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पहला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ electron, what is the maximum number of electron that occupy a subshell with a n is equal to, with a subshell n is equal to 4 and l is equal to 3, n is equal to 4 and l is equal to 3। क्वेश्चन देखें, ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 14 इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी 6 इलेक्ट्रॉन। जी सोच के बताएं, शाबाश। वीडियो को रोक के सोचें क्या हो सकता है, शाबाश। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें। हो गया? क्या आंसर आया है? चले इधर देखें, हम अभी कर लेते हैं। इधर देखो ज़रा, अगर n 1 हो तो l क्या है? 0। क्या है? 0। और मैंने आप लोगों को कहा था जब l 0 हो, जब l क्या हो? 0, तो कौन सा सबशेल है? s सबशेल है। और s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब n 2 हो तो l क्या होता है? 1। 1 का मतलब कौन सा सबशेल? p सबशेल। और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। जब l = क्या हो? 3 हो, तो इसका मतलब d सबशेल। 2 का मतलब d सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर n = 4 हो और l = 3 हो तो 3 का मतलब f सबशेल। कौन सा सबशेल? और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास n = 4 हो और l = 3 हो तो आपने इस वैल्यू पे फोकस करना है। तो इसकी क्या मतलब है कि आपके पास कौन सा सबशेल है? f सबशेल है। और f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? f सबशेल में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, उम्मीद है आप लोगों ने भी यही सोच के जो है ना वो किया होगा कि आपके पास ये। तो इस तरह के MCQs आप लोगों से जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे। सही है। अच्छा, अब आखिरी 2 सवाल और करते हैं। ये सवाल तो बहुत आसान है, चलो ये कोई बता दें कि व्हाट इज़ द, लिखते जाएं शाबाश, व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L? व्हाट इज़ द possible values of L? What is the possible value of L if the principal quantum number is, if the principal quantum number is 4, यानी n = 4। शायद बताएं कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? वो कहते हैं कि जी आपके पास हो सकते हैं ऑप्शन ए 0 और 1, ऑप्शन बी 0 1 2, ऑप्शन सी 0 1 2 3 एंड ऑप्शन डी 0 1 2 3 एंड 4। शायद बताएं
कौन सा हो सकता है? हाँ जी, सोच के बताएं शाबाश, सोच के बताएं, सोच के। कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है ओए? आप बताओ कौन सा हो सकता है? नहीं आता, लेक्चर नहीं लिया ना इसलिए नहीं आता। कौन सा हो सकता है? आपको भी नहीं आता? गुड, सुनते नहीं हो ना, सुनोगे तभी बात समझ आएगी ना। जी शाबाश, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जब n इज इक्वल टू 4 हो तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? यार आपको पता होना चाहिए ना। देखें, जब n इज इक्वल टू 4 हो, सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा शेल है? फोर्थ शेल है ना। कितना शेल है? फोर्थ शेल है ना। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब फोर्थ शेल हो तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ सब शेल में 4 सब शेल होते हैं, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ होता है। यानी कितने? एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0, इसके लिए क्या है? 1, इसके लिए क्या है? 2, इसके लिए क्या है? 3। तो कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है? 1 2 3। जब आपके पास n इज इक्वल टू 4 हो तो 4 का मतलब फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। समझ आ गई बातें? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपके पास? ये वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक होगा। सही है। अगर वो यहाँ कहे कि जी n इज इक्वल टू 5 तो फिर ये वाला ठीक होगा। अगर वो कहे कि n इज इक्वल टू 3 तो फिर ये वाला ठीक होगा। बात समझ आ रही है? n इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट n इज इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो आपके पास जो है ना n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 क्या होगा? जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो इसका मतलब है कि इसमें इतने ही सब शेल है। जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो इसमें उतने ही आपके पास क्या है? सब शेल है। ठीक है जी। अच्छा, ये है अब आखिरी क्वेश्चन। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है बट है आसान। चाहिए इसको आप लोग जो है ना वो खुद कर ले। लेकिन ज़रा क्वेश्चन लेके शाबाश। क्वेश्चन यहाँ मैंने अपने पास लिखा हुआ, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो मैंने अपने पास लिखा है, आप लोग जल्दी जल्दी लिखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बना थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, इसलिए लिखना होता है। सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज परमिटेड, अलाउड। परमिटेड का मतलब कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है ना वो अलाउड है? ऑप्शन ए आपके पास है कि जब n इज इक्वल टू 3 हो और l इज इक्वल टू 2 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास 0 हो और स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास +½ हो। p जब आपके पास n इज इक्वल टू 4 हो और l भी आपके पास क्या हो? 4 हो और ml आपके पास -2 हो और ms जो है वो आपके पास क्या हो? -½ हो। b देखें, सी जो है ना आपके पास जब n इज इक्वल टू 2 हो और l इज इक्वल टू 1 हो और ml इज इक्वल टू आपके पास -1 हो, क्या हो? -1 हो और ms आपके पास +½ हो। और d लास्ट वन, जब आपके पास n इज इक्वल टू 1 हो, l इज इक्वल टू 0 हो तो ml जो है वो 0 हो और ms आपके पास +½ हो। तो बताएं शाबाश, इसमें बताएं कौन सा क्वांटम नंबर इज़ अलाउड, परमिटेड? कौन सा परमिटेड है? बताओ शाबाश। आपने देखे, सिंपल बात है, देख लेना है कि जब इधर देखें, जब n की वैल्यू पहले से स्टार्ट करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आप लोगों ने। पर जब n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू 2 होती है, सही है। और जब l की वैल्यू 2 होती है तो इसमें m की वैल्यू 0 भी आ जाता है और ms की वैल्यू +½ तो मतलब पहला तो परमिटेड है, पहला तो है, सही ना। पहला देखें। दूसरा देखें, जब l की वैल्यू 4 होती है, n की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? तो आपने ये वाला देना, सर्कल कर देना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। जब n की वैल्यू क्या हो? 2 हो तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, कन्फर्म।
एम एल की वैल्यू भी क्या, एम एल की वैल्यू वहाँ पे क्या है -2, एम एल की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस -1 हो सकता है, सही है। और एम एस की वैल्यू +½ जो है ना हो सकता है। अगर हम डी वाले को देखें तो वहाँ पे एन क्या है, एन 1 है, जब एन 1 हो तो एल 0 है, एम एल भी क्या है 0 है, और एम एस जो है ना +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, सही है। तो आप लोगों ने इस पे जो है ना वो टिक करना है। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं और इसी तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों के एमडी कैट में पूछे जाएंगे, और आप लोगों से अभी जो आप लोगों का बोर्ड के पैटर्न पे जो है ना वो क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उसमें भी आपके पास जो है ना ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। उम्मीद है कि कोई चीज़ हमसे रह नहीं गई हो, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ हमसे रह गई है तो आप लोग हमें बताया करें कि सारी ये चीज़ें आप लोगों से रह गई है, इसको भी दोबारा ज़रा कर ले, तो हम दोबारा वहाँ पे जो है चीज़ें कर लिया करेंगे, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। देखते रहिए और सुनते रहिए हमें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।